हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर शर्मा पिनाक जीएस पे आपका स्वागत करता हूं। अब तक की अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए हमको। तो आज हम इकोनॉमी में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले थे। वो है मॉनेटरी पॉलिसी की मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक नीतियां कौन बनाता है और मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है? किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह देश में अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को मैनेजमेंट करे, मतलब लिक्विडिटी को मैनेजमेंट करे। देश की मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक केंद्रीय बैंक देश में मौद्रिक व्यवस्था का संचालन भी करती है। ठीक है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करती है कि कितनी धनराशि उपभोक्ता तक ऋण के रूप में जानी चाहिए। हम बात कर रहे थे मॉनिटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात कर रहे थे तो हम देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का श्रेय केंद्रीय बैंक को जाता है। तो हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है? हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। तो हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कितनी धनराशि उपभोक्ता के पास लोन के रूप में जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी को भारत में अप्रैल माह में जारी किया जाता है, परंतु एवरी 2 मंथ्स पे इनको क्या किया जाता रहता है? इनको रिव्यू किया जाता रहता है। मौद्रिक नीतियों के तीन प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तीन प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और क्या कि मैनेजमेंट करना इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेजमेंट करना, और मैनेजमेंट करना किसका? एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट करना। मौद्रिक नीतियों का उद्देश्य होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। सेकंड होता है कि आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना, और थर्ड होता है कि घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्रा की तुलना में एक्सचेंज रेट का संतुलन करना। मौद्रिक नीतियों के तहत मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसी भी देश की एक केंद्रीय बैंक कुछ उपकरणों का प्रयोग करती है। कुछ उपकरणों का प्रयोग करती है। वो उपकरण दो तरह से होते हैं। कुछ उपकरण ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक होते हैं। कुछ उपकरण गैर ट्रेडिशनल मतलब गैर पारंपरिक होते हैं, मतलब नॉन ट्रेडिशनल होते हैं। एक देश की सेंट्रल बैंक सामान्यतः ये ट्रेडिशनल उपकरणों का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन जब ट्रेडिशनल उपकरण किसी कारण से फेल हो जाते हैं तब नॉन ट्रेडिशनल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब ट्रेडिशनल उपकरण फेल्स हो जाए तब इनका प्रयोग किया जाता है रहता है। अगर हम भारत में बात करें ट्रेडिशनल उपकरणों की, तो नॉन ट्रेडिशनल उपकरणों की तो भारत में ही तीन तरह से किया जाता रहता है। एक तो बोलते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप, या इसको मनी भी बोल देते हैं, हेलीकॉप्टर मनी भी बोलते हैं। और सेकंड होता है हेलीकॉप्टर हूवर, एंड थर्ड एंड लास्ट इज होता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। क्या होता है? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। पारंपरिक उपकरणों को, जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, उनको आगे फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल टूल्स को दो भागों में किया गया। कौन कौन से हैं ये दो? एक तो क्वालिटेटिव है
एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और क्वालिटेटिव गुणात्मक। सामान्यतः एक आरबीआई गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग तब किया जाता है जब मात्रात्मक उपकरण विफल हो जाते हैं, परंतु जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का एक साथ प्रयोग भी किया जा सकता है। भारत में प्रयोग किए जाने वाले 8 महत्वपूर्ण मात्रात्मक मतलब कौन से क्वालिटेटिव टूल्स हैं। कौन कौन से हैं वो? ये कितने हैं? 8 टूल्स हैं। 8 में कौन कौन से? अगर फर्स्ट की बात अगर हम कर लेते हैं, फर्स्ट सीआरआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। सेकंड इज एसएलआर मतलब स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। एंड थर्ड इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एंड फोर्थ इज बैंक रेट, बीआर। अगर फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ की बात है आरआर मतलब रिवर्स रेपो, सॉरी रेपो रेट। एंड सिक्स क्या है? ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। एंड सेवंथ कौन सा? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एंड एट्थ एंड लास्ट कौन सा? एफडीएफ, एफडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अगर सबसे नया इसमें जोड़ने की बात की है तो सबसे नया जो जोड़ा गया है वो एफडीएफ जोड़ा गया है, जिसमें एलएएफ कॉरिडोर को बैलेंस्ड की जाने की बात रही है, जो कि रिवर्स रेपो रेट को एक हटा के एफडीएफ की लाया गया है। तो वर्तमान में क्या है कि मौद्रिक नीतियों को जारी करते समय आरबीआई आरआर को तो मतलब ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट को तो ध्यान में रखती है, लेकिन उसके साथ साथ एफडीएफ के अंतर्गत एलएफ कॉरिडोर को भी ध्यान में रखती है। एलएफ कॉरिडोर में बताया गया कि जो वो ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। चौड़ा मतलब कि उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 25 बेसिक पॉइंट के आसपास रहनी चाहिए प्लस माइनस में। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय आरबीआई स्टैंस की बात करते हैं हम, तो ये 3 तरह के स्टैंस रखती है: एकोमोडेटिव, न्यूट्रल एंड कैलिब्रेटेड टाइटेनिंग। एकोमोडेटिव में आरबीआई जो ध्यान रखती है वो मेनली किसको ध्यान में रखती है? ग्रोथ को। अगर कोई हमसे पूछे कि आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो बना रखा है वो भी एकोमोडेटिव बना रखा है, तो हमें सबसे पहले एक मैसेज ये जाता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को छोड़ के कहाँ ध्यान दे रहा है? ग्रोथ पे दे रहा है। अगर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में आरबीआई बिल्कुल एक तटस्थ होकर वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना रहा है। और कैलिब्रेटिंग टाइटेनिंग की बात करें, टाइटेनिंग का मतलब होता है टाइट कर देना, तो मतलब इंटरेस्ट रेट को टाइट कर दिया, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, मतलब रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो जब रेपो रेट बढ़ा दिया है तो आरबीआई किसको टारगेट कर रहा है? इन्फ्लेशन को। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि आरबीआई ने अकोमोडेटिव स्टांस अपनाया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो वो मुद्रास्फीति पे ध्यान दे रहा है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। एक दूसरे में दे दिया जाएगा ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है। ऑप्शन 3 दे दिया जाएगा कि वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को ध्यान दे रहा है। और ऑप्शन 4 दे दिया जाएगा नन ऑफ दी में से कुछ नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आरबीआई ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है। अगर सेम इसका अगर वाइस वर्सा देखें कैलकुलेटेड टाइटेनिंग में, तो वह हमारा इन्फ्लेशन पे आरबीआई ध्यान देता है, आरबीआई इन्फ्लेशन पे ध्यान दे रहा है। तो अब हम एक एक टूल्स की लेके बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने सुना होगा एनडीटीएल। एनडीटीएल होता क्या है? एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, मतलब निवल मांग और सावधि देयता। मतलब बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा राशि एसेट के रूप में, सॉरी लायबिलिटीज के रूप में होती है। मतलब बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा राशि
लायबिलिटीज कहलाती है। जबकि इसी जमा राशि से बैंकों द्वारा दिया गया लोन बैंकों की एसेट कहलाती है। जमा राशि को देयता इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जमाकर्ता की होती है और वो उसे कभी भी निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। इससे भिन्न ऋण पर ब्याज की वसूली करती है। कौन करती है? बैंक करती है। यह बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। बैंकों की देयता को दो भागों में हम देख सकते हैं। एक तो क्या है कि डिमांड लायबिलिटीज, और दूसरी क्या है कि टाइम लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटीज क्या है कि भाई डिमांड लायबिलिटीज में जो आदमी ने पैसा जमा किया है वह हिस्सा कभी भी निकाल सकता है। उसकी जो मैच्योरिटी की टाइम होती है, उसकी मैच्योरिटी की टाइम कुछ होती नहीं है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें भाई, हमारा जो अकाउंट होता है वो सेविंग होता है, कुछ करंट अकाउंट होते हैं, तो वो अगर हम करें तो बैंक की डिमांड लायबिलिटीज है, क्योंकि हमने बैंक में आज अपने सेविंग अकाउंट में आज पैसा जमा किया, हो सकता है हम उसको शाम को भी वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो उससे बैंक एक लोन नहीं दे सकता है किसको। वहीं अगर दूसरी बात करें टाइम लायबिलिटीज की, मतलब सावधि देयता की, तो इसके अंतर्गत जो हम बात करते हैं एफडी की, फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं ना, कि हमने इतने रुपए से फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो फिक्स डिपॉजिट क्या है कि मिनिमम 6 माह से तक के लिए हो सकता है। अगर हमने सपोज कर फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए बैंक को दे दिया है, तो उसको ये तो श्योरिटी है ना कि ये बंदा अगले 5 साल में पैसे मांगने नहीं आएगा, 5 साल तक पैसे मांगने नहीं आएगा, क्योंकि उसने फिक्स डिपॉजिट किया, उस पर हमको इंटरेस्ट रेट वो प्रोवाइड कराता रहेगा। तो बैंक उसको क्या करेगा, उसको अपने पास थोड़ा रखेगा नहीं। तो बैंक उसको क्या काम करेगा, बैंक उसको एक दूसरे आदमी को दे देगा। हमसे लिया बैंक ने दे दिया किसी दूसरे आदमी को। वहां से सपोज करो 7% की ब्याज पे दिया और हमको ब्याज दे रहा 4% की। तो 3% जो बैंक के पास रहेगा वो बैंक की, वो तो एसेट होगी ना बैंक की। जी। तो ठीक है, अगर हम एनडीटीएल को एक फॉर्मूला के रूप में देखना चाहें, तो एनडीटीएल क्या होता है, मतलब डिमांड लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज और कौन सी लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटीज। इसके अगर हम डिमांड लायबिलिटीज में बात करें तो इसमें हम करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और इसमें क्या है कि फिक्स डिपॉजिट जिसको हम एफडी बोल देते हैं शॉर्ट में, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जिसको हम आरडी बोल देते हैं कि भाई हमने आरडी करा दिया। फिक्स डिपॉजिट और आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में ये होता है कि फिक्स डिपॉजिट में आपको एक एक बार में एक राशि इन्वेस्ट करनी होती है, मतलब बैंक में जमा करनी होती है। सपोज करो आपने 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट की, तो वो 5 लाख एक साथ देना पड़ेगा। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या कि आप मंथली कर सकते हैं, 6 माह पे कर सकते हैं, क्वार्टरली मतलब तिमाही पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं। कि सपोज करो तुमने कह दिया कि मैंने एक आरडी ओपन करवाई है और उसमें मैं हर माह 1,000 रुपये जमा करूंगा। तो वो क्या है कि आपका हर महीने 1,000 रुपये जमा होते रहेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है तो आपको एक मुश्त राशि देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं टूल्स की। टूल्स में सबसे पहला हम देख लेते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई हो गया, ये हो गया बैंक, ये बैंक से। अब बैंक्स में हम ले लेते हैं HDFC है, या SBI है, IC आई ICICI है, जो भी है, और PNB है। ये मतलब बहुत सारे बैंक्स हैं। तो ये क्या काम करेंगे, ये आरबीआई को एक नगद के रूप में कुछ अमाउंट देंगे कैश फॉर्म में, कैश फॉर्म में देंगे। मतलब एनडीटीएल, अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की अगर डेफिनेशन को अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई एनडीटीएल का वह भाग या वह पार्ट जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रखती है। सपोज करो बैंक के पास 100 रुपये थे, आरबीआई के पास, उस बैंक ने आरबीआई के पास
जो रखे वो अभी 4.5 रुपये रख दो, सॉरी 5 रुपये रख दिए। किसके रूप में? सीआरआर के रूप में। तो आरबीआई के पास, सॉरी बैंक के पास अपने व्यापार करने के लिए कितने रुपए बचे? 95। तो जो अनिवार्य रूप से रखा गया है उसी को क्या बोला गया है? उसी को सीआरआर कहा गया है। अगर सीआरआर के बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहें तो सीआरआर के रूप में रखी गई धनराशि पर आरबीआई बैंक को कोई ब्याज अदा नहीं करती है। वह पैसे का प्रयोग न तो बैंक करती है और न ही उसको आरबीआई कर सकती है। यह धनराशि सीआरआर के रूप में क्या हो जाता है, जो इकोनॉमी है उससे बाहर चली जाती है। प्रारंभ में सीआर में जब सीआरआर स्टार्ट किया गया था तो सीआरआर पे परिसीमन मतलब एक लिमिटेशन लागू होता था। आरबीआई सीआरआर को 3% से नीचे नहीं ला सकती थी और 15% से ऊपर नहीं ले जा सकती। लेकिन आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और बताया गया कि जो यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा हो और मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन उत्पन्न होने लगे तब आरबीआई क्या काम करेगी, सीआरआर को बढ़ाकर अतिरिक्त तरलता सोख लेगी। ठीक है, अतिरिक्त तरलता सोख लेगी। और सीआरआर की अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं, सीआरआर की गणना कितनी हो जाती है? एवरी 14 डेज पर सीआरआर की गणना कैलकुलेशन की जाती है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एसएलआर की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसएलआर, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। राशन लिख दिया रेशियो को। इक्विडिटी, स्टेशनरी लिक्विडिटी, कभी कभी एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना? तो वो देख के लिखना पड़ता है। अब वैसे भी मैं आपको यहाँ इंग्लिश सिखाने आया नहीं हूँ, वैसे भी मैं आपको इकोनॉमी सिखाने आया हूँ, तो आप इकोनॉमी को पढ़िएगा। अगर एक आध शब्द आगे पीछे हो जाए तो आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि इंग्लिश आपकी भी उतनी ही अच्छी है जितनी होनी चाहिए और मेरी भी उतनी अच्छी है जितनी होनी चाहिए। तो हम उतना ही काम करेंगे जितना हमारी जरूरत है। जो हमारी फिजूल की चीजें हैं उनको हम इग्नोर करेंगे। तो ठीक है, अगर एसएलआर की तरफ बढ़ते हैं। एसएलआर क्या होता है? मतलब यह है बैंक की कुल जमा राशि का वह पार्ट है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखती है। जैसे कि सपोज करो ये आरबीआई हो गया, ये हो गया बैंक। बैंक्स में वही फिर एचडीएफसी ले लेंगे, हम पीएनबी ले लेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो ये आरबीआई को ना देकर, ये आरबीआई को ना देकर अपने पास रखती है। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है, कि मतलब अपने पास रख लिया तो ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। अगर हम दिसंबर 2022 या अभी की बात करें तो ये कुल जमा राशि का 18% बना हुआ है, कि कुल जमा राशि का 18% एसएलआर के रूप में रख सकते हैं। प्रारंभ में जब ये एसएलआर की कॉन्सेप्ट लाया गया था तो इस पर परिसीमन लागू होते थे कि आरबीआई क्या करती है, एसएलआर को 40% से ऊपर और 25% से नीचे नहीं ला सकते। अगर रेंज की बात करें तो 25 से 40 के बीच में होता है। लेकिन परंतु आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 में, जिसमें सीआरआर में भी संशोधन किया गया था, उसमें से निचला परिसीमन हटा दिया गया। और निचला परिसीमन का मतलब है कि 25% से नीचे भी ला सकते, लेकिन ऊपरी परिसीमन मतलब 40% वाला परिसीमन आज भी लागू है। एक बैंक एसएलआर को सोने के रूप में या नगद के रूप में या एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, मतलब सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकती है। क्योंकि नगद में रखा हुआ पैसा बैंक को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाता, इसलिए एसएलआर का कम हिस्सा ही इस रूप में रखा जाता है। यदि एसएलआर सोने के रूप में रखा जाए तो इससे जोखिम भी ज्यादा होगा, क्योंकि भाई सोने की जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहा है। तो अतः एसएलआर के रूप में सबसे अधिक वरीयता जो दी जाती है, सबसे अधिक प्रायोरिटीज जो दी जाती है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दी जाती है। एसएलआर की गणना भी कितने दिन पे की जाती है? 14 डेज पे, एवरी 14 डेज पे इसको किया जाता है। यद्यपि एसएलआर क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक उपकरण है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को क्या करता है? कंट्रोल करता है।
लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव टूल्स के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, यदि एसएलआर की दर ज्यादा है, मतलब यदि एसएलआर की दर ज्यादा है या ज्यादा से ज्यादा है तो धनराशि सरकार की ओर आएगी, क्योंकि भाई सरकार की तरफ अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। परंतु यदि एसएलआर की दर कम हो तो ज्यादा से ज्यादा धनराशि क्या जाएगी, वो उपभोक्ता के पास लोन के फॉर्म में जाएगी। सीआरआर और एसएलआर को और न सिर्फ मौद्रिक नीतियों के टूल्स के रूप में, बल्कि भारत में मौद्रिक सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को सुरक्षित बनाने में भी किया जाता है। इसको हम इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं रिजर्व रेशो। किस किस को बोलते हैं रिजर्व रेशो के अंतर्गत, हम बोलते हैं सीआरआर को और एसएलआर को। ठीक है, तो चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टर्म है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, शॉर्ट फॉर्म में इसको ओएमओ भी लिख देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या है कि भाई आरबीआई सरकारी प्रतिभूति, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, को बेचे और खरीदे जाने की व्यवस्था को संबोधित करती है। इसमें क्या होता है कि बिल तथा बॉन्ड्स दोनों रूप में ही सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई वित्तीय वित्तीय बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को बेचती है। यदि आरबीआई एक्सपेंसरी मतलब विस्तारवादी आर्थिक नीति को अपनाती है तो ज्यादा से ज्यादा प्रतिभूति क्या करेगी, खरीदेगी, और यदि बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को तय करेगी। यदि आरबीआई कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन की नीति को अपनाती है तो आरबीआई प्रतिभूतियों को बैंकों को बेचेगी और बैंकिंग व्यवस्था से अतिरिक्त तरलता सोख लेगी। मतलब ये क्या काम करेगा, ये जो जीसैक होगा, जीसैक का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, इसको वो बेचेगी, सेल करेगी, इसको बाई करेगी। सेल कब करेगी, जब विस्तारवादी नीति अपनाएगी। सॉरी सॉरी गलत हो गया। जब क्या करेगी, बाई करेगी कब, जब विस्तारवादी नीति अपनाएगी। जब विस्तारवादी नीति आरबीआई अपना रही है तो जी को ज्यादा से ज्यादा बाई करेगी। अगर वो संकुचन की नीति अपना रही है तो ज्यादा से ज्यादा जीसेक को बेचेगी और ज्यादा से ज्यादा जीसेक को गवर्नमेंट को देके, सॉरी बैंकों को देके जो धनराशि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त है, जो सरप्लस है, उसको सक कर लेगी, उसको शोख लेगी, उसको अपने पास ले लेगी। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट की बात करते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, ऑपरेशन ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है कि भाई डांस फॉर्म में जो हम कहते हैं ना ट्विस्ट हो रहा है, उसको ट्विस्ट करना कहते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट। ट्विस्ट में क्या करेगी, ये सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो यूएस की एक फेडरल बैंक है, जो वहां की केंद्रीय बैंक है। हमारे यहाँ की जो बैंक केंद्रीय बैंक है उसको हम आरबीआई कहते हैं, और यूएस की जो फेडरल बैंक, यूएस की जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है फेडरल बैंक। सबसे पहले ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रयोग इसी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या है कि भाई जो सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है, आरबीआई उन्हें एक ही समय पे इस साइड देखेगा तो क्या कर देगा, सेल कर देगा। अगर इस साइड देखेगा तो तुरंत बाई कर देगा, एक ही समय पे। बस इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन में और ऑपरेशन ट्विस्ट में मेन डिफरेंट यही है, क्योंकि ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या करेगा, एक ही समय पे या तो खरीदेगा, ठीक है, खरीदेगा, या फिर एक ही समय पे जब बेचेगा। अगर मार्केट में पैसे ज्यादा हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत क्या करेगी, अधिक से अधिक जीसेक को बेचेगी और बैंकों को अपने जीसेक दे देगी और उनसे पैसा वापस ले लेगी। यदि अगर इसका उल्टी ही बात करें तो अगर पैसा कम है मार्केट में तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा क्या काम करेगी, वो इसको खरीदने स्टार्ट कर सॉरी बेचना स्टार्ट कर देगी, खरीदना स्टार्ट कर देगी, सॉरी खरीदना स्टार्ट कर देगी, और मार्केट से पैसा वापस, तो सॉरी मार्केट में पैसा दोबारा ड्रॉप कर देगी।
ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट में ऐसा नहीं है, ऑपरेशन ट्विस्ट के साथ ऐसा है कि वो एक ही समय पे खरीदेगी भी और उसी समय पे बेचेगी भी। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे खरीदे बेचे जाते हैं? वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या? प्लेटफॉर्म का नाम है ई कुबेर। क्योंकि पैसों का लेन देन हो रहा है तो कुबेर को इसलिए जोड़ दिया गया। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, ऑनलाइन ये खरीदा बेचता है। इससे क्या होता है? इससे क्या आरबीआई क्या करने का कोशिश कर रहा है? इससे करने की कोशिश कर रहा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इससे लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने का कोशिश आरबीआई कर रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीसैप। मतलब जीसैप का मतलब अगर फुल फॉर्म की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम चालू किया गया था फाइनेंशियल ईयर, कब चालू किया गया था? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये चालू किया गया था। इसका पूरा नाम हमने बता ही दिया। आरबीआई ने इसके जरिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 की प्रथम तिमाही में 1 लाख करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने की घोषणा की थी। यह जो प्रोग्राम है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह ही है, परंतु जीसैप के अंतर्गत केंद्र सरकार पहले वायदा कर देती है कि भाई हम इतना टारगेट लेके चल रहे हैं और इतने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम खरीदेंगे। बस यही ओपन मार्केट पर में ओपन मार्केट ऑपरेशन और जीसैप जो घोषणा की थी इसमें यही फर्क था। दूसरा क्या है कि इसका उद्देश्य बॉन्ड मार्केट को राहत पहुंचाना है। जो बॉन्ड मार्केट होता है, जो शेयर मार्केट हम कहते हैं, उसको राहत पहुंचाना है। गवर्नमेंट मतलब जी सैप लंबे समय से चली आ रही ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन कैलेंडर की मांग को लगभग पूरा करता है, तो उसे ऑपरेशन ट्विस्ट का अगला चरण भी कहा जाता है। इसको क्या भी बोला गया? ये ऑपरेशन जो ट्विस्ट है का नेक्स्ट स्टेप भी इसको बोला गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा बैंक रेट। तो बैंक रेट को देखने से पहले हम इसके थोड़े बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि प्रारंभ में बैंक रेट की परिभाषा और इसकी उपयोगिता अलग थी। वर्तमान में बैंक दर की परिभाषा और उसकी उपयोगिता कंप्लीटली परिवर्तित हो चुकी है। प्रारंभ में बैंक दर वह दर हुआ करती थी जिस पर बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्राप्त करते थे। यदि आरबीआई बैंक दर में बढ़ोतरी कर देती थी तो बैंकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्राप्त करना भी महंगा हो जाता था, जिससे लिक्विडिटी और डिमांड क्या हो जाती थी? नीचे आती थी। ऐसा करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती थी। यदि बैंक रेट में कटौती कर दी जाती थी तो बैंक के लिए आरबीआई से ऋण प्राप्त करना सस्ता हो जाता था। और जब ऋण प्राप्त करना सस्ता हो जाएगा बैंकों के लिए तो आम उपभोक्ता को ऋण देने की प्रक्रिया में बैंक ब्याज दर में कटौती करते थे। और तो इससे क्या हो जाता है? इससे प्रोडक्शन उत्पादन भी बढ़ता था और आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित, इकोनॉमिक ग्रोथ भी सुनिश्चित होती थी, क्योंकि लोगों को लोन जो है, जो पैसा है वो सस्ती कीमतों पर मिल रहा है। वर्ष 1999 में एक प्रैक्टिकल के तौर पर वर्ष 2000 से एलएएफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की व्यवस्था लाई गई। इसके अंतर्गत क्या काम किया गया? जो रेपो रेट था और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग किया गया। 2000 से बात की गई, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की अवधारणा लाई गई। और इसके लागू होने से क्या हो जाएगा कि बैंक रेट का जो महत्व है वो थोड़ा कम हो गया। अब आरबीआई ने इसकी उपयुक्तता को परिवर्तित कर दिया गया है। अगर वर्तमान में आरबीआई बैंक को बैंक दर पर ऋण प्रदान नहीं करती है। अब बैंक दर पर अब किस पे प्रदान करती है? वो रेपो रेट पर बैंकों को ऋण प्रदान करती है। लेकिन अब बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट की अगर अभी परिभाषा देखें तो वही जिस मतलब ये वह एक रेट है, यह वह एक दर है जिस पर बैंकों पर लागू होने वाले जुर्माने तय होते हैं यदि वह सीआरआर और एसएलआर को रखने में चूक कर जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? अगर इसकी बात करें तो ये एक पेनल्टी रेट की तरह है।
क्या है, एक पेनल्टी रेट है अगर क्या हो जाता है, सीआरआर और एसएलआर को रखने में चूक जाते हैं, कौन, बैंक्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेपो रेट। तो हम नेक्स्ट देख रहे थे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर एक बैंक आरबीआई से कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। सामान्यतः यहाँ ऋण की परिपक्वता अवधि की अवधि कितने दिन तक होती है, 90 दिन तक। मानो ये एक आरबीआई है, ये बैंक से, बैंक से वही इंजॉय के लिए एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ईटीसी कर लेते हैं क्योंकि बैंक बहुत है, कितना नाम लिखेंगे। तो आरबीआई क्या काम करेगी, कलर चेंज कर लेते हैं। आरबीआई क्या काम करेगी, आरबीआई इसको क्या देगी, अमाउंट देगी, एक अमाउंट देगी आरबीआई बैंक को। और बैंक क्या काम करेगा, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, अमाउंट प्लस के रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रही होगी उसको वापस कर देगी। किसके लिए, शॉर्ट टर्म की जरूरतों की, शॉर्ट टर्म की जरूरतों के लिए पूरा करते हैं। कितने दिन के लिए, 90 दिन तक के लिए, मतलब 90 दिनों तक के लिए ये काम करते हैं। अगर रेपो रेट की दर की बात करें, जो वर्तमान में दर है, तो वर्तमान में अगर इसकी रेपो रेट की बात करें तो कितने, 6.5, मतलब 6.5% रेपो रेट की ब्याज दर अभी है। अब रेपो रेट होते क्या है, रेपो रेट दो तरह के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक तो ओवरनाइट रेपो होता है, रेपो रेट क्या होते हैं, दो होते हैं, एक तो ओवरनाइट रेपो और दूसरा क्या होता है, टर्म रेपो। टर्म रेपो, ओवरनाइट रेपो जो होगा ये कितना होगा, 24 आवर्स तक के लिए होता है, और ये कितना हो जाता है, टोटल एनडीटीएल का 0.25% लोन के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन टर्म रेपो जो होगा वो कितना होगा, 7 दिन के लिए, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे ऐसे करके मैक्सिमम 90 दिन तक, मतलब 19 डेज तक, 19 डेज तक ये होगा। और ये कितना होगा, ये एनडीटीएल का होगा, एनडीटीएल का 0.75% होगा। ठीक है। इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत ऋण लेने की प्रक्रिया में एक बैंक को आरबीआई के पास क्या रखनी होगी, एक सिक्योरिटी गिरवी रखनी होगी, और गिरवी रखी गई सिक्योरिटी का जो मूल्य होगा वो ऋण का 105% होगा, मतलब जितना ऋण दिया उससे ज्यादा का होगा। प्रतिभूति रखते समय आरबीआई को, सॉरी, बैंकों को आरबीआई से वादा करना होगा कि एक निश्चित ब्याज के साथ एक निश्चित तारीख को गिरवी रखी गई प्रतिभूति को वो वापस खरीद लेगी, और खरीद लेगी। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, रेपो कहते हैं। रेपो का मतलब है रीपरचेज, री रीपरचेज मतलब दोबारा खरीद लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिपल आर। ये आर मूवी वाला आर नहीं है, नाटी नाटी सॉन्ग वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या था कि पहले आरबीआई बैंक को ब्याज दे रही थी, सॉरी, ब्याज दे रही थी मतलब लोन दे रही थी। इसमें क्या काम करेगा, बैंक आरबीआई को देगा। जैसे कि आरबीआई हो गया, रिवर्स हो गया ना, सब जोड़ गया ना इसमें, रिवर्स। तो उल्टा हो गया, ये बैंक है, बैंक में वही मतलब पीएनबी है, एसबीआई है, जिसमें तुम आप प्रिंटिंग कराने जाओ पासबुक तो वो ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया है ना। एसबीआई है, हालांकि अब तो स्थिति सुधर गई है। एचडीएफसी है, ईटीसी, सारे बैंक हैं। ये पहले क्या काम करेंगे, आरबीआई को देंगे। आरबीआई इसको क्या करेगी, आरबीआई यहाँ क्या काम करेगी, आरबीआई इसको अमाउंट को वापस करेगी जिस दर पर तय हुआ होगा। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात करती है कि रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंक से कम अवधि का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, कम अवधि का ऋण प्राप्त करती है। अगर इसकी रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें,
तो अब ये कितने 3.35% है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF कौन सा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF की बात करें। MSF में क्या है कि यह सुविधा 9 मई 2011 को प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ में यह सुविधा मात्र कॉमर्शियल बैंक को ही प्राप्त थी, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो ये सहकारी बैंकों को भी उपलब्ध है, लेकिन उन सहकारी बैंकों को जिसने अपना कार या अपनी वैगनार वाली कार या कोई और कार नहीं, ये इसका मतलब कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो बनाए रखा हो और जो अपनी शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ी हुई हो। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ कर रखी हो। दिसंबर 2022 की अगर बात करते हैं, एमएसएफ की दर 6.5% है और अभी भी एमएसएफ की दर कितनी है? 6.75% है। अभी जो है 6.75% एमएसएफ की दर है। ठीक है, इस सुविधा के अंतर्गत एक बैंक आरबीआई से 24 आवर्स के रूप में ऋण प्राप्त कर सकती है और इसके अंतर्गत एक बैंक अधिकतम कुल राशि का कुल राशि मतलब एनडीटीएल की बात करें, एनडीटीएल का 2% तक रख सकते। कोविड के दौरान इसको 3% बना दिया था, लेकिन अब इसको घटा के दोबारा से 2% कर दिया गया है। अब वही गिरवी रखी गई प्रतिभूति का मूल्य जो होगा वो लिए गए ऋण से 5% अधिक होगा, मतलब 105% होगा। 5% अधिक होना चाहिए। इस प्रक्रिया में बैंकों को उन प्रतिभूतियों को भी गिरवी रख सकते हैं जो कि एसएलआर में रखी हुई है, उन सिक्योरिटीज को भी रख सकते हैं जो एसएलआर में बैंक ने अपने पास रखी हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलएएफ कॉरिडोर, जो क्योंकि हमने एफडीएफ की बात की थी ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात की थी, तो उसमें हम एलएएफ कॉरिडोर की भी बात करते हैं, जिसको हम पॉलिसी कॉरिडोर भी कहा जाता है। क्या? एलएएफ कॉरिडोर, इसको इसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिसी कॉरिडोर भी इसको इसको पॉलिसी कॉरिडोर भी कहा जाता है। भाई स्टार्टिंग में क्या होता था, इसके अंतर्गत तीन आते थे, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट और एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आता था। रेपो रेट जो होती थी ये क्या होती थी? पॉलिसी रेट इसको बोला जाता था। इसी के आधार पर सारी चीजें तय की जाती थी। इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता है सीलिंग प्राइस या सीलिंग रेट बोला जाता है। इसको सीलिंग रेट बोला जाता है और इसको आरआर को क्या बोला जाता है? ट्रिपल आर को मतलब रिवर्स रेपो रेट को इसको बोला जाता है फ्लोर रेट। इसके अंतर्गत एक एलएएफ की मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की सुविधा लाएगी और उसमें बताया गया जो एलएएफ है वो कॉरिडोर क्या है कि बैलेंस रहना चाहिए, ऑलवेज बैलेंस्ड रहना चाहिए। और बैलेंस रहने के लिए उसके लिए एक रेंज भी तैयार करती है। रेंज क्या होगी उसकी? उसकी रेंज बना दी कि जो ये फ्लोर रेट है जो हम बात कर रहे थे, और इधर रेपो रेट है, और इधर क्या है? सीलिंग रेट है। सीलिंग रेट है, तो अगर हम इधर जाएंगे तो 25 बेसिक पॉइंट घटा देंगे, अगर हम इसको इधर जाएंगे तो 25 बेसिक पॉइंट जोड़ देंगे। तो ये संतुलित होना चाहिए, ये बताया, ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ये इसकी रेंज बताई गई है। ठीक है, अब आर आर को मतलब ट्रिपल आर को कर दिया गया है अभी समाप्त और इसके स्थान पर एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया एफडीएफ। एफडी मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जोड़ दिया गया है। अगर अब की कंडीशन देखें, अब की स्थिति क्या है नाउ, अब की स्थिति देखें तो बीच में चलो यहाँ पे एफडीएफ लिख लेते हैं जो कि फ्लोर रेट है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रिवर्स रेपो रेट नहीं, रेपो रेट, रेपो रेट है जो क्या है, पॉलिसी रेट है, मतलब नीतियां इसी के आधार पर तैयार की जाती है। और इधर क्या एमएसएफ है, ये क्या है, सीलिंग है, ये क्या सीलिंग रेट है। अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो रेपो रेट कितना है, रेपो रेट है 6.50%। तो इधर हम कितना करना है, 25 बीपीएस कम करना है। तो ये कितना है अभी फिलहाल 6.25%, कौन सा एफडीएफ, रेपो रेट इतना हो गया। अगर हम इधर आ रहे हैं तो इधर 25 बीपीएस बेसिक पॉइंट जोड़ेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6.75%। अभी ये प्रेजेंट की कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि अभी क्या है, क्या कह सकते हैं, अभी हम ये कह सकते हैं कि जो एलएफ कॉरिडोर है वो बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। अभी क्या है, ये बैलेंस्ड है। अब एक नया टॉपिक जो हमने बीपीएस लिखा था, इसी को लिख लेते हैं, बेसिक पॉइंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। बीपीएस होते क्या है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की दरों में किए गए परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त ना करके बेसिक पॉइंट में, बेसिक पॉइंट सिस्टम के रूप में व्यक्त करती है, ठीक है। अर्थात मतलब आधार अंकों का प्रयोग प्रतिशत के स्थान पर किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य कुछ नहीं है, बस इसका ये है कि आरबीआई अपनी दरों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है। यदि आरबीआई सीआरआर को 1% बढ़ाए तो कहा जाता है कि भाई सीआरआर कितना बढ़ा दिया गया, 100 बीपीएस बढ़ा दिया गया। मतलब अगर तो हम कहें कि भाई अपनी आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट में, या जो अपनी रिवर्स रेपो रेट है, या अपनी रेपो रेट है, या सीआरआर है, या फिर एसएलआर है, उनमें क्या कम के 1% का बढ़ोतरी कर दी, तो आरबीआई 1% ना कह के कहेगी कि हमने अपने बीपीएस में 100 बीपीएस क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। यदि आरबीआई कहे कि मैंने 30%, 0.3% बढ़ाए, तो 30 बीपीएस। और वहीं आरबीआई ये कहे कि मैंने कि हमने 1%, हमने कितना किया, 0.50% घटाया है, जो हमारी रेट था उसमें 0.5% की कमी की है, तो ये कितना हो जाएगा 50। बस इतना सही है इसका। एक और टर्म है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, ये तरलता संजाल बोलते हैं इसको हिंदी में। अब हिंदी में तो भैया ऐसे ही शब्द आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में पढ़ने का मतलब है आप इंग्लिश की टर्म को याद रखिए, उससे आपको अर्थ भी निकल जाएंगे। क्योंकि इकोनॉमी आरबीआई ज्यादातर काम इंग्लिश में ही करते हैं, और हिंदी में काम आरबीआई या ज्यादा पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो करते हैं। तो लिक्विडिटी बात की बात करते हैं, तो मतलब यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक सेंट्रल बैंक की नीतियों में बैंकिंग व्यवस्था में तरलता तो पर्याप्त रहती है, इकोनॉमी में पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन वो पैसा लोन के रूप में सही आदमियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोन के रूप में पैसा सही आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे का मतलब है कि लोन या तो गलत जगह दे दिया जा रहा है, या गलत जगह नहीं रह जा रहा, तो बैंक अपने पास रखे बैठे। मतलब बैंक इस बात को लेके परेशान है कि पैसा किस आदमी को देना है और किस आदमी को नहीं देना है। इस दुविधा के कारण क्या है कि बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो एक और फिर एक नई कंडीशन आती है कि जो पहले बैंक दुविधा में थे तो वो और दुविधा में हो जाते हैं कि अब किसको पैसा दें।
ए सपोज करो दो बंदे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी। अब वो पर्सन ए को देख रहे हैं कि ये देखने में तो ठीक ठाक सा लग रहा है, लेकिन उसको सोच रहे हैं कि इसको दें या ना दें। फिर बी की तरफ देख रहे हैं, वो भी कह रहा है कि ये भी अच्छा लग रहा है, पैसा तो लौटा देगा, लेकिन वो पैसे देने की उनमें हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा क्या है कि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके कारण वो पैसे बैंक में फंसे रह जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी दुविधा को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग व्यवस्था में धनराशि फंसी रह जाती है। तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इसी व्यवस्था को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। दूसरा एक और नया टॉपिक है हेयर कट। अब हेयर कट अगर हम इसी को ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दें तो ये किसी के बाल कट जाएंगे, ठीक है। तो हेयर कट, तो इसलिए आप हेयर कट ही पढ़िएगा। या इसको एक दूसरा टॉपिक, सॉरी दूसरा टर्म भी है, कौन सा, मार्जिन। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब जब ऋण लेने की प्रक्रिया में संपत्ति गिरवी रखी जाती है, तब ऐसे में गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य हमेशा से जो ऋण लिया जा रहा है उससे ज्यादा होगा। भाई अगर आपको कोई ऋण लेना है, आपको कोई संपत्ति गिरवी रखनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 100 रुपए का तो लोन चाहिए, आप 50 रुपए की संपत्ति गिरवी रख रहे हैं। अगर आप 100, तो आपको लोन कौन देगा? अगर आप 105 रुपए की संपत्ति गिरवी रख रहे हैं और 100 रुपए का लोन ले रहे हैं, तो कोई आदमी सोच सकता है कि चलो मैं वहां से इसकी एसेट जो इसने मुझे दिया है, जो सिक्योरिटीज दी है, इसको नीलाम करके इसकी भरपाई कर लूंगा। तो गिरवी रखी गई संपत्ति के मूल्य और लोन के बीच के मूल्य में जो अंतर होता है उसी को हम हेयर कट कहते हैं। जैसे किसी 1,000 है, सॉरी 1,000 का लोन लिया, इसके लिए संपत्ति गिरवी रखेगी 1100 की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है 100 रुपए का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, और इसी को हम ना हेयर कट भी कहते हैं। हेयर कट भी कहते हैं। यदि संपत्ति ऐसी है जिसका मूल्य तेजी से ऊपर नीचे ना हो, तो हेयर कट कम रखा जाएगा। यदि संपत्ति ऐसी है कि जिसका मूल्य बहुत तेजी से कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, मतलब फ्लैक्चुएट करता रहता है, तो ऐसी संपत्ति में जो हेयर कट रखा जाएगा, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा जाएगा, वो भी ज्यादा रखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिस समय लोन दिया था उस समय उसकी कॉस्ट 1100 थी, लेकिन फ्लैक्चुएट होते होते वो 900 हो गई, तो इसमें लोन देने वाले को तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम हेयर कट भी बोल देते हैं। यदि लोन लिए गए, यदि लिए गए ऋण की राशि से अगर कम हो जाए तो उसको नेगेटिव हेयर कट कहेंगे, ठीक है। यदि ज्यादा है तो उसे पॉजिटिव हेयर कट करेंगे। अब एक नया टॉपिक आ गया, हम नए टर्म है। अब ये छोटी छोटी टर्म्स है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और एग्जाम में भी नहीं, आपको बेसिक नॉलेज इकोनॉमी की होनी ही चाहिए। कि अगर कहीं आप अखबार पढ़ रहे हैं, अगर वहां लिख दिया कि आरबीआई ने अपनी रेट पॉलिसी जो है, मतलब रेट सिस्टम जो है, या रेट बास्केट जो है, या रिवर्स रेपो रेट जो है, या रेपो रेट जो है, उनमें 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की है, तो आप क्या समझेंगे कि कितना बढ़ा दी है, 50, लेकिन वो असल में कितना है, वो आधा परसेंट है। हालांकि आधा परसेंट भी बहुत होता है इकोनॉमी में, लेकिन आपको समझने के लिए बेसिक तो समझ तो होनी चाहिए कि नहीं, 50 बीपीएस का मतलब है कि आधा परसेंट बढ़ा है। या आरबीआई कह दे कि मैंने 1%, मतलब कि 100 बीपीएस कम कर दिया, तो आपको लगेगा कि आरबीआई क्या फ्री में लोन बांट रहा है, तो जबकि वो 1% कम किया है। इन सब को समझने के लिए इकोनॉमी की समझ थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसको तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब पहली टॉपिक की बात करते हैं, एक और नया टॉपिक है चीप मनी पॉलिसी। सस्ती रणनीति और डियर, डियर मनी पॉलिसी मतलब महंगी रणनीति। जब चीप मॉनिटरी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसरी
पॉलिसी भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में विस्तार सुनिश्चित होता है। इसे मॉनेटरी ईजिंग भी बोलते हैं। इसे मॉनेटरी ईजिंग भी कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत आरबीआई जो रेट है उनमें क्या करती है, कटौती करके ऋण को सस्ता बनाती है और ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इससे उलट अगर हम बात करें तो महंगी ऋण नीति को संकुचन की नीति भी कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं? संकुचन की नीति भी कहते हैं। इसे हम हॉकिस पॉलिसी भी कहते हैं। इसको हम मॉनेटरी टाइटनिंग भी कहते हैं। मॉनेटरी टाइटनिंग भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि भाई जो रेट है उन रेटों को, इनके अंतर्गत क्या है कि रेट को बढ़ा दिया जाता है, इसके अंतर्गत क्या है कि रेट को घटा दिया जाता है और ऋण देने की प्रक्रिया को सस्ता किया जाता है इसमें। और इसमें क्या कि रेट को बढ़ा दिया जाता है तो ऋण निरंतर दरों में जो बढ़ोतरी होगी तो ऋण भी महंगा होगा और ऋण लेने की प्रक्रिया को कठिन बना दिया जाता है। विस्तारवादी नीति लागू करने के इरादे से वेट एंड वॉच पॉलिसी को डविस पॉलिसी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक और पॉलिसी आती है, इसको बोलते हैं वेट एंड, जो हमें न्यूट्रल स्टांस के बारे में हमने जब बात की थी, वेट एंड, उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, आप समझ लेना क्या हो गया। इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करती है, विस्तारवादी नीति लागू करने के राय से वेट एंड वॉच पॉलिसी को लागू करती है। जो हमने न्यूट्रल इंटरेस्ट, जब न्यूट्रल रेट के बारे में हमने बात की थी, कब, जब हम मॉनेटरी स्टांस की बात कर रहे थे क्लास के स्टार्टिंग में, तब हमने बात की थी ना। इसको कौन से बोलते हैं, इसको डविस पॉलिसी बोलते हैं। तो हमको याद रखना है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो जाता है, रेट को घटा दिया जाता है, और डियर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर दिया जाता है, रेट को बढ़ा दिया जाता है। इसको मॉनेटरी टाइटनिंग भी कहते हैं, हॉकिस पॉलिसी भी कहते हैं, कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी भी कहते हैं, इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी कहते हैं और मॉनेटरी ईजिंग भी कहते हैं। किसको? चीप मनी पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की। नया टॉपिक होगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी समिति, एमपीसी, जो कि अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो मैंने अब तक पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये पता होना आपको चाहिए। तो कौन सा है? एमपीसी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति समिति 2016 से पहले भारत में मौद्रिक नीतियां आरबीआई के अंतर्गत टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बनाती थी। मतलब 2016 के पहले क्या हो जाता था, टेक्निकल टेक्निकल एडवाइजर कमेटी बनाती थी, परंतु इस समिति के सुझाव अनिवार्य रूप से मान्य नहीं थे। आरबीआई के पास वीटो पावर हुआ करता था और अंतिम निर्णय जो था वो आरबीआई के गवर्नर का ही होता था। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मौद्रिक नीतियां एक व्यक्ति विशेष के दिमाग की या विचारों की उपज के आधार पर हुआ करता था, और इन नीतियों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सरकार की भूमिका भी सुनिश्चित कर इन्हें और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रावधान किया गया। इसी दिशा में उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया। किसने? उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति ने एमपीसी के गठन का क्या दिया? सुझाव दिया। इस समिति ने आरबीआई के गवर्नर को सम्मिलित करके कुल टोटल 6 सदस्य इसमें
इसमें बताया गया कि इसमें 6 मेंबर होंगे, जिसमें कि 3 मेंबर किससे होंगे, 3 मेंबर होंगे आरबीआई से और 3 मेंबर किससे होंगे, 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट के, जो सरकार के होंगे। जबकि अन्य 3 का चयन मतलब सॉरी, इस समिति की अध्यक्षता का कौन करेगा, आरबीआई का गवर्नर करेगा। और इसमें गवर्नर की सम्मिलित करके आरबीआई के कुल 3 सदस्य होंगे, जबकि अन्य 3 का सदस्य भारत सरकार करती है। नीतियों में अंतिम निर्णय पर जो बहुमत होगा, वो बहुमत समानता की स्थिति में अगर कोई कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें वोटिंग समानता है, तो गवर्नमेंट का जो आरबीआई का गवर्नर होगा, उसके पास अपना निर्णायक अंतिम निर्णायक वोट होगा। सरकार द्वारा चयनित प्रतिनिधि भी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के विषय से ही होंगे, न कि राजनीति। मतलब ये लोग जो होंगे गवर्नमेंट वाले, ये भी क्या होंगे, जो इकोनॉमी के अच्छे विशेषज्ञ होंगे, इकोनॉमी के अच्छे विशेषज्ञ होंगे। ऐसा नहीं है कि इनको राजनीति से मतलब राजनीति से किसी एमएलए वगैरह को बना दिया जाएगा, जो इकोनॉमी की अच्छी समझ भी नहीं रखता होगा। ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति ने वर्ष 2016 में कार्य प्रारंभ किया, और इसका एक पक्ष यह है कि आरबीआई की स्वायत्तता को प्रभावित करती है। दूसरा पक्ष यह भी है कि सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से मौद्रिक नीतियां और राजकोषीय नीतियों में तालमेल स्थापित करती है। अब मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों की हम बात कर लेंगे, जबकि हमारे एग्जाम पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इनका हम सिर्फ नाम ले लेंगे, नाम लिख लेंगे कि वो कौन कौन से जो क्वालिटेटिव टूल्स है उनके बारे में लिख लेते हैं। पहला कौन सा, मोरल सक्सेशन, मैं इनके बारे में अभी एक लाइन बता दूंगा। दूसरा डायरेक्ट एक्शन, और तीसरा क्या है, क्रेडिट राशनिंग। कौन सी राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग की बात करते हैं। जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, उसके तहत आरबीआई बैंकों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराती है। आरबीआई यह है बोध कराएगी कि मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन का उद्देश्य ऋण के प्रवाह को कंट्रोल करना है, और इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते वो बैंक की क्या जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी है, बैंक की नैतिक जिम्मेदारी इसमें ये बताएगी। और यदि नैतिक जिम्मेदारियों को बोध कराने के बाद भी बैंक सहयोग न करे, तो आरबीआई क्या कर सकती है, डायरेक्ट एक्शन कर सकती है। वह बैंक को चेतावनी दे सकती है, वह बैंकों पर जुर्माने का पेनल्टी भी लगा सकती है। साथ ही आरबीआई नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती है, जिनका अनुपालन करना बैंक के लिए अनिवार्य होगा। ये डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं। और क्रेडिट राशनिंग की डायरेक्ट एक्शन के बाद भी अगर बैंक नहीं सुधरता है, तो यह नियम बना देती है कि उस बैंक को किस क्षेत्र में कितना ऋण और किसको और कब देना है। तो इसमें क्या कि क्रेडिट की राशनिंग बैंक करती है। आरबीआई ऋण लेने की प्रक्रिया में गिरवी रखी गई प्रतिभूति के मूल्य मार्जिन रिक्वायरमेंट में भी संशोधन कर सकती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इन डिस्कस करने के बाद क्लास को समाप्त करते हैं। यही हमारे मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इससे बाहर पूछने की संभावना नहीं है। तो ठीक है, पहले अगर बात करते हैं एलटीआरओ। एलटीआरओ का मतलब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। एलटीआरओ की व्यवस्था में आरबीआई ने जो यूरोप की केंद्रीय बैंक से प्रेरित होकर अपनाया था, इसको अपनाया गया था कोविड के आसपास में, मतलब 27 मार्च 2020 को लागू किया गया। यूरोप में इसको क्या बोला जाता है, यूरोप में इसको बोला जाता है भाई लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि अभी तक हम जो रेपो रेट की बात कर रहे थे वो शॉर्ट टर्म के लिए था। ये बैंक की लॉन्ग टर्म की जरूरतों की, पैसे की जरूरतों को पूरा करेगा। लॉन्ग टर्म की पैसों की जरूरत कहते 1 से 3 साल तक के लिए करेगा। लेकिन वो कितने दिन तक कर रहा था रेपो ऑपरेशन में, वो कर रहा था 90 दिन तक के लिए। तो रेपो
रिवर्स रेपो रेट और में ये 90 दिन तक कर रहा था, लेकिन एलटीआरओ में क्या कर रहा है 1 से 3 साल तक। तो अगर उस व्यवस्था को हम कहें तो उस व्यवस्था को हम कह सकते हैं एसटीआरओ, मतलब शॉर्ट टर्म रेपो ऑपरेशन, एलटीआरओ। अगर इसकी एक दूसरा जो मैंने बताया था टीएलटीआरओ, टीएलटीआरओ जो समझाया, इसमें सारी चीजें वही हैं जो एलटीआरओ में है, लेकिन इसमें क्या है कि टारगेटेड जुड़ गया है। टारगेटेड शब्द जुड़ गया। टारगेटेड शब्द जुड़ने का मतलब है कि ये आरबीआई है, ये बैंक है। बैंक्स में कौन से, पीएनबी है, एसबीआई है, जितने सारे बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, सारे बैंकिंग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। रेप ऑपरेशन क्या था कि भाई ये इसको पैसे देगा, ये इसको जी सेक देगा, इतना ही तो होता है रेप ऑपरेशन में। लेकिन आरबीआई जब बैंक को लोन देगा, उस लोन में टारगेट शब्द जोड़ दिया गया है। उस शब्द में टारगेट शब्द जोड़ दिया गया का मतलब क्या है कि उसमें बता दिया गया है कि आरबीआई, सपोज करो कि आरबीआई ने कह दिया, जो बैंक है, जो बैंक ने बैंकों को 100 रुपये दिया है आरबीआई ने, उस 100 रुपये का 30%, मतलब कि 30 रुपये, उस का 30 रुपये किसको देगा, वो नेशनल हाउसिंग बोर्ड को देगा, या एग्रीकल्चर को देगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी फंड्स है उनको देगा, या किसी एक एनजीओ को देगा, एक कैटेगरी के एनजीओ है उनको देगा। ये सब इसमें जोड़ा गया है। तो टीएलटीआरओ में क्या है कि भाई एक टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको रुपया दिया जा रहा है 100 रुपये, आप इसका 30% या 25% या 20% जितना भी नेगोशिएशन होगा आपस में, 30% आपको इन इन क्षेत्रों में क्षेत्र सुझा दिए जाएंगे कि इन इन क्षेत्रों में आपको क्या करना है, लोन देना होगा। ये कब तक के लिए है, ये भी 1 से 3 साल तक के लिए होता है। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होता है यही एंड। मिलता है किसी और वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम की। कौन सी, किसकी, बैंकिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं, जिसमें हम एटीएम देखेंगे, एटीएम कैसे होते हैं, चेक्स देखेंगे, आरटीजीएस देखेंगे, नेफ्ट देखेंगे, यूपीआई देखेंगे, और क्या क्या देखेंगे, बैंकिंग हिस्ट्री देखेंगे, बैकग्राउंड की बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इसकी समितियां रही हैं उन समितियों को बात करेंगे, नोट कैसे छापते हैं उनकी बात करेंगे, कमर्शियल बैंक कैसे होते हैं उनकी बात करेंगे, आरआरबी की भी बात हम इसमें करेंगे, नाबार्ड की बात करेंगे, ठीक है, भीम की बात करेंगे, भीम यूपीआई की बात करेंगे, पेटीएम की बात करेंगे, फोन पे की बात करेंगे। ये सब हम इसमें बात करेंगे। नरसिम्हन समिति की भी बात इसमें हम करेंगे। नरसिम्हन समिति की बात इसमें हम करेंगे। ठीक है, प्राइवेट पीएसएल की बात करेंगे, क्राइसिल की, CRISIL क्राइसिल की बात करेंगे। ये सब हम इसमें बात करेंगे। PSLC सर्टिफिकेट की बात करेंगे। ये सब हम बात करेंगे इसमें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, बाय, जय हिंद।